नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। आज के इस अंक में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो मुगल स्थापत्य कला और मुगल साहित्य से संबंधित हैं, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों पर आपका फोकस कम होता है क्योंकि आप मुगल चित्रकला के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इन प्रश्नों को भी आप अवश्य देखिए और ऐसे प्रश्नों पर भी आपको फोकस करना होगा जो मुगल स्थापत्य कला और मुगल साहित्य से संबंधित होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न भी कला के क्षेत्र में या कला की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो हमारा पहला प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? विकल्प हैं हुमायूं, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर जौहर आफ्ताबची ने। तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने और इसमें हुमायूं के जीवन से संबंधित संस्मरणों का और उसके जीवन परिचय पर यह पुस्तक लिखी गई है। तो कई बार हुमायूंनामा से भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अकबर, अमीर खुसरो, बदायूनी या फिर अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो पुस्तक है वो अबुल फजल ने लिखी है और आईने अकबरी से संबंधित कई बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्वानों के लिए दीन पनाह नामक भवन की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। तो देखिए ये काफ़ी प्रसिद्ध भवन है और इस भवन की जो स्थापना की थी वो की थी हुमायूं ने। चौथा प्रश्न है, पानीपत का काबुल बाग किस सम्राट द्वारा बनाया गया? अब देखिए यहाँ पर जितने भी बागों से संबंधित प्रश्न है, चाहे वो काबुल बाग हो, शालीमार बाग हो या फिर पिंजौर गार्डन हो, जितने भी जो बादशाह रहे हैं मुगल बादशाह, इन्होंने अपने समय में अनेक उद्यानों का यानी कि बाग का जो है एक कॉन्सेप्ट लाए थे और अनेक बागों की स्थापना इन्होंने की थी। तो कई बार परीक्षा में बागों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, पानीपत का काबुल बाग किस सम्राट द्वारा बनाया गया? विकल्प हैं बाबर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह जफर। तो पानीपत का काबुल बाग बनाया था बाबर ने और बाबर के आदेश पर ही ये बाग बनाया गया था। पांचवा प्रश्न है, हुमायूं ने दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य किसे सौंपा था? विकल्प है बसावन, बिहजात, सैयद अली, खेमकरण। तो हुमायूं ने दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी का कार्य जिस चित्रकार को सौंपा था वो चित्रकार है सैयद अली। छठा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? फतेहपुर सीकरी का जो मुख्य वास्तुकार था ये नाम पूछा गया है और फतेहपुर सीकरी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार कौन था? इंसा खां, कासिम खां, बहाउद्दीन और अहमद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है बहाउद्दीन। तो फतेहपुर सीकरी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि फतेहपुर सीकरी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अनेक जो है भवन बनाए गए। उसमें सलीम चिश्ती का मकबरा भी है और अनेक रानियों के महल भी वहाँ पर बनाए गए हैं। तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित प्रश्नों को भी आप जरूर देखिएगा। सातवां प्रश्न है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? कुफीक, मुजीलाबादी, हेरात या नस्तलिक। तो यहाँ पर अकबर की पसंदीदा सुलेख की शैली पूछी गई है, यानी कि जो कैलीग्राफी होती है इस्लामिक साहित्य में या भवन निर्माण में भी। तो अकबर को सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? कुफीक, मुजीलाबादी, हेरात और नस्तलिक। तो यहाँ पर अकबर की पसंदीदा सुलेख जो लिपि थी वो थी नस्तलिक और कई सारे जो साहित्य हैं वो नस्तलिक लिपि में भी लिखे गए हैं और कई सारी जगह पर चित्रकारी में भी नस्तलिक लिपि को प्रयोग किया गया है, जो हाशिए होते हैं वहाँ पर लिखने के लिए। आठवां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा।
ऑप्शन है पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है तुर्की सुल्ताना का महल जो था। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा था। 9वां प्रश्न है धरातलीय सजावट में पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। अब देखिए जो पिट्रा ड्यूरा है ये एक पच्चीकारी का नमूना होता है जिसमें जो है भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और खास करके जो भवनों के फर्श होते हैं या फिर ऐसी जगह पर जहां पर संगमरमर के अनेक रंगीन टुकड़ों से डिज़ाइन बनाया जाता है यहाँ पर, और इसमें हो सकता है ज्यामितीय पैटर्न हो सकते हैं या फूल पत्ती या बेल बूटों के पैटर्न भी इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है धरातलीय सजावट में पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। एतमादौला का मकबरे में, दीवाने आम में, ताजमहल में या फिर मोती मस्जिद में। तो पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था एतमादौला के मकबरे में और उसके बाद ताजमहल में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है तो एतमादौला का मकबरा ही आप जो है सही जवाब वहां पर अंकित कीजिएगा। 10वां प्रश्न है जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ को चित्रित करने के लिए कौन चित्रकार प्रसिद्ध है। फर्रुख बेग, अबुल हसन, बिसनदास या आकारीजा। तो जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ को चित्रित करने के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है। अबुल हसन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप जरूर एक बार देखिएगा। 11वां प्रश्न है मुगल वास्तुकला में किस इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। अब देखिए हमने देखा भी है कि जो भी मुगल स्ट्रक्चर हैं यानी कि जो भी इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं उनमें जो है गुंबद बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। जैसे आपने मंदिर स्थापत्य कला में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ मंदिरों में भी जो है शिखर 2 बनाए जाते हैं। एक मुख्य शिखर होता है जो गर्भगृह के ऊपर होता है, दूसरा शिखर जो होता है वो जो बरामदा होता है जिसे जगमोहन भी कहा जाता है वहां पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस इमारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। सहसाराम का मकबरा, ताजमहल, लाल किला या हुमायूं का मकबरा। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था हुमायूं के मकबरे में और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर का मकबरा है। देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा प्रथम संपूर्ण सफेद संगमरमर का मकबरा है। इससे पहले भी संगमरमर के मकबरे बन रहे थे लेकिन वो सफेद संगमरमर के संपूर्ण मकबरे नहीं थे, उनमें संगमरमर का पत्थर तो लग रहा था लेकिन वो अलग अलग रंगों के थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सफेद संगमरमर का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जो मकबरे को सफेद संगमरमर से बनाया गया। ताजमहल, बीबी का मकबरा, होशंगाबाद का मकबरा या हुमायूं का मकबरा। तो संपूर्ण सफेद संगमरमर का जो मकबरा है वो है होशंगाबाद का मकबरा। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 13वां प्रश्न है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया। अब देखिए यहाँ पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स है जो उसके अंदर अनेक सारी इमारतें बनाई, तो उसमें ऐसी कौन सी इमारत थी जिसमें बौद्ध स्थापत्य कला को भी शामिल किया गया था। विकल्प है पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा या तुर्की सुल्ताना का महल। तो इसका उत्तर हो जाता है पंचमहल। पंचमहल को बौद्ध स्थापत्य कला के अनुसरण करते हुए बनाया गया है। 14वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में स्थित नहीं है, नहीं है पे आपको फोकस करना होगा। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो किस बादशाह का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, वो है जहांगीर का। इस ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पर जो जहांगीर है उसका मकबरा लाहौर के पास शाहदरा नामक एक जगह में है, तो यानी कि जो अब पाकिस्तान में है। इसलिए ये जो प्रश्न है इसमें जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है जहांगीर का मकबरा। अगर हम बात करें कि अकबर, हुमायूं और औरंगजेब के जो मकबरे हैं वो भारत में ही स्थित हैं।
यहाँ पर जहांगीर का जो मकबरा है वह पाकिस्तान में लाहौर के पास शाहदरा नाम की जगह पर स्थित है। अगर यहाँ पर जहांगीर की जगह बाबर होता तो उसका उत्तर बाबर सही माना जाता, क्योंकि बाबर का जो मकबरा है वो भी काबुल में है, यानी कि अफगानिस्तान के काबुल में है। 15वां प्रश्न है, किसने कहा था कि जहांगीर की मृत्यु के साथ मुगल कालीन चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई है? देखिए कोटेशंस भी पूछी जाती हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। किसने कहा था कि जहांगीर की मृत्यु के साथ मुगल कालीन चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई है? पर्सी ब्राउन, कार्ल खंडालावाला, जेसी फ्रेंच या फिर राय कृष्ण दास? तो ये कोटेशन कही गई थी पर्सी ब्राउन के द्वारा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 16वां प्रश्न है, आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का जिक्र है? 20, 40, 60 या फिर 100? तो आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का जिक्र है? तो इसका उत्तर हो जाता है 40 चित्रकारों का जिक्र आईने अकबरी के अंदर है। लेकिन कहा जाता है कि अकबर के दरबार में या अकबर के काल में 100 से अधिक चित्रकार थे, उनमें भी अधिक हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आईने अकबरी में पूछा गया है कि आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का जिक्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 40 चित्रकारों का जिक्र, यानी कि 40 चित्रकारों के नाम आईने अकबरी में हमें मिलते हैं। 17वां प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? और ये जो प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी मेंस 2007 में और यूपीपीसीएस प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? यहाँ पर विकल्प है संतूर, वीणा, तबला या फिर ढोलक। अब यहाँ पर देखिए औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक जो शासक था, जिसने चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत पर पाबंदियां लगाई थी और ये मानता था कि इन सब चीज़ों को इस्लाम में हराम माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब जो है वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, और जो वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था वो था वीणा, यानी कि औरंगजेब वीणा को बजाने में दक्ष था। 18वां प्रश्न है, मुगल वास्तुकला में चिहिल सुतुन का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है चिहिल सुतुन का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया प्रश्न में। और विकल्प है 40 स्तंभों वाला हॉल, गुलामों को रखने की जगह, संगमरमर से बनी इमारत या स्नानागार। तो मुगल वास्तुकला में चिहिल सुतुन का अर्थ होता है 40 स्तंभों वाला हॉल, यानी कि ऐसा हॉल या ऐसा सभागार जिसमें 40 स्तंभ हो, यानी कि 40 खंबे वहां पर हों, उसे मुगल वास्तुकला में चिहिल सुतुन कहा जाता है। जबकि जो स्नानागार है उसे हमाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 19वां प्रश्न है, गुजरात फतेह के रूप में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? दीवाने आम, पंचमहल, बुलंद दरवाजा या जोधाबाई का महल? तो गुजरात फतेह यानी कि गुजरात जीत पर जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात को जीत लिया था, तो उसकी जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप जरूर एक बार देखिएगा। 20वां प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली या फिर अजमेर? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। और मैंने जैसे आपसे कहा अभी कि फतेहपुर सीकरी जो एक जगह है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कई सारे जो है भवन बने हुए हैं, कई महल हैं, रानियों के महल हैं, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी उसके अंदर जो है निर्मित किया गया है। 21वां प्रश्न है, दक्षिण का ताज किसे कहा जाता है? ताजमहल, लाल किला, बीबी का मकबरा या फिर मोती मस्जिद? तो दक्षिण का ताज कहा जाता है बीबी का मकबरा, यानी कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में ये बीबी का मकबरा बनाया था। और तो इसको बनाने में ताजमहल की नकल की गई थी, लेकिन ये ताजमहल जैसा जो है स्थापत्य नहीं बन पाया था। तो कई बार इसे ताजमहल का बिगड़ा हुआ रूप भी कहा जाता है। तो दक्षिण का ताज किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। 22वां प्रश्न है, पिंजौर बाग किसके द्वारा लगवाया गया? तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मुगल बादशाह जो थे वो जो है बाग लगाने के काफी शौकीन थे, बागों का ये डेवलपमेंट करते थे। तो पिंजौर बाग किसके द्वारा लगाया गया है? विकल्प है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और
बाबर। तो पिंजौर बाग जो हरियाणा में है, इसे लगवाया था औरंगजेब ने। तो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि ये बाग किसने लगवाए हैं, तो वहां पर मुगल शासकों के नाम दिए गए होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा बाग किस मुगल शासक के द्वारा लगवाया गया। 23वां प्रश्न है, अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सिकंदराबाद, लाहौर या फिर औरंगाबाद। तो अनारकली का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। और आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि लाहौर के पास ही जहांगीर का मकबरा भी है, यानी कि शाहदरा जो जगह है लाहौर के पास, वहां पर जहांगीर का मकबरा है जिसे सलीम कहा जाता था। और सलीम की प्रेमिका अनारकली थी और अनारकली का जो मकबरा है वो भी लाहौर में स्थित है। 24वां प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? देखिए, वास्तुकारों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उस्ताद अहमद लाहौरी, मिर्जा ग्यसा और उस्ताद ईसा, या फिर विकल्प डी, विकल्प ए व सी। यानी कि ए सी में कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। तो ताजमहल का जो वास्तुकार थे वे दोनों थे, उस्ताद अहमद लाहौरी भी और उस्ताद ईसा। इन दोनों ने मिलकर के ताजमहल की जो वास्तु संरचना थी उसको तय किया था और उसके बाद ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि कई बार यहाँ पर किसी एक वास्तुकार का नाम भी लिखा हो सकता है। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम भी लिखा हो सकता है या उसकी जगह पर उस्ताद ईसा का नाम भी लिखा हो सकता है। तो इन दोनों के नामों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न में सिर्फ एक ही वास्तुकार का नाम दिया होता है और उसी से हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही किया है या फिर उस्ताद ईसा ने ही किया है, और हम इस कंफ्यूजन में उत्तर को गलत कर देते हैं। तो दोनों का नाम वास्तुकार की श्रेणी में लिया जाता है ताजमहल के परिप्रेक्ष्य में। 25वां प्रश्न है, गुंबद विहीन मकबरा किस मुगल शासक का है? देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि दोहरे गुंबद का मकबरा, दोहरे गुंबद का मकबरा हुमायूं का मकबरा है और गुंबद विहीन मकबरा किस मुगल शासक का, यह प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो गुंबद विहीन जो मकबरा है वो है अकबर का मकबरा, और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 26वां प्रश्न है, आराम बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो आराम बाग का जो निर्माण किया था वो किया था बाबर ने। तो ये जितने भी बागों से संबंधित प्रश्न हैं इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 27वां प्रश्न है, मुंबई यान नामक लेखन शैली की शुरुआत किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई यान नाम से एक लेखन शैली यानी कि कैलीग्राफी शैली है जिसकी शुरुआत की थी बाबर ने। 28वां प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो है शाहजहां का। तो शाहजहां को सबसे ज्यादा जो रुचि थी वो थी भवन निर्माण में यानी कि स्थापत्य कला में, और उसके जो प्रमाण है वो हम देख सकते हैं, चाहे ताजमहल हो या फिर दिल्ली का लाल किला हो या अन्य जितनी भी इमारतें शाहजहां के समय में बनाई गई, उनसे हमें ये पता चल जाता है कि शाहजहां को ज़्यादा रुचि स्थापत्य कला में थी। चित्रकला के क्षेत्र में उसको उतनी रुचि नहीं थी, हालांकि उसके समय भी चित्रकला जारी थी। 29वां प्रश्न है, सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की खोज किसने की थी? अस्मत बेगम, जोधाबाई, गुलबदन बेगम या उपरोक्त में से कोई। तो सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की खोज की थी अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहां की मां थी। 30वां प्रश्न है, लाल किले का प्राचीन नाम क्या है? किलाए हिंद, किलाए मुबारक, किलाए शाहजहां या फिर किलाए जन्नत। तो लाल किले का जो प्राचीन नाम है यानी कि जो उसका रियल नाम है वो नाम है किलाए मुबारक। और लाल किला उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाल पत्थर से बनाया गया है, इसलिए उसको आम जनमानस में लाल किला जो है नाम से पुकारा जाता है, जबकि लाल किले का जो प्राचीन नाम है वह है किलाए मुबारक। हमारे आज के अंक का प्रश्न है, किस इस्लामिक इमारत को पत्थर पर जमा आंसू कहा जाता है?
फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा या कश्मीरी गेट को? तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। और ये प्रश्न कई बार एलटी परीक्षा में पूछा भी गया है। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड की वास्तुकला में किस देवता को दरवाजे पर अंकित किया जाता है? शिव, गणेश, क्षेत्रपाल या घंटाकर्ण? तो उत्तराखंड की वास्तुकला में जो हमारे यहाँ दरवाजे बनाए जाते हैं लकड़ी के काष्ठकला में, उसमें भगवान गणेश को दरवाजे पर अंकित किया जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड के जो गांव है वहाँ पर जो पुराने मकान बने हुए हैं, अगर उनके आप दरवाज़ों को देखेंगे तो आपको भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो काष्ठकला पर बनाई हुई मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के जो दरवाजे होते हैं वहाँ पर गणेश भगवान को अंकित किया जाता था। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने मुगल स्थापत्य कला और साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।